हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी एसएससी। आज हम इस वीडियो में हरियाणा सीईटी के लिए पीओआई का एनालाइज करेंगे। ये पीओआई का एनालाइज की हमारी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। हम इसमें ओनली आंसर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हैं वो भी हम देखते चल रहे हैं, जिससे हमारे पीओआई की और डेप्थ में हो जाए। और क्योंकि ये जो पीओआई की होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होती है। और हमारा मकसद ये है कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से 2025 सीईटी में अगर रिपीट होते हैं तो हमें इससे बेनिफिट हो, तो इसी को ध्यान रखते हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहली स्टेटमेंट है, यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है। बी है, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तीसरा, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कंपाउंड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। बी, द composition of each new substance is always fixed. C, the constituent can be separated only by chemical or electrochemical reactions। तो इसको जो आंसर होगा, ये पहला गलत है, बाकी दोनों बी और सी इसका ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें ये देख चलेंगे। इसका आंसर ओनली वन, बी और सी सही होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के विषय में सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोलाइड एक विषमंगी विसरण है। नंबर बी, जब कोलाइड को शांत छोड़ दी जाता है तब विलेय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइड अस्थायी होते हैं। सी, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को परिकीर्ण करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए कोलाइड इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बी, द सोल्यूट particles settle down when collide are left undisturbed, hence collide are unstable. C, collide are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो इसका ओनली ये बी गलत है, बाकी ए और सी इसका ठीक है। तो चौथी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 18 क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी श्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। तो ये 2022 में हुआ था। ये उस साल के करंट अफेयर तो वहाँ से पूछा था। तो इस साल अभी हुआ जो 70 नेशनल फिल्म जो अवार्ड है वो हुआ है। तो हम उसके बारे में देखते हैं, ना कि इसके बारे में, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। अब जो जो 2024 में हुआ था हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कि ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है जी। और दूसरा है इसमें बेस्ट फिल्म इसमें जो है वो है अट्टम। ये मलयालम फिल्म केरला की, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसको बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो, ये इन्फॉर्मेशन आप साथ साथ में लिख सकते हैं, यह ऋषभ शेट्टी को मिला है। कंतारा जो मूवी है उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट जो एक्ट्रेस है
ये टाई हुआ, इस दो एक्ट्रेस को ये मिला है। एक है नित्या मेनन को मिला है थिरुचित्रम बला, तिरुचित्रम बला बलम, तिरुचित्रम बलम। और दूसरी जो एक्टर है ये है मनोसी पारेख, मनीषी पारेख को ये मिला है कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, तो इस साल के रिपोर्टेड ये है, ये जो रिपीट नहीं होगा। हालांकि इसका जो आंसर था इसमें ये था फ्यून फ्यून फ्यूनरल, मराठी फिल्म थी, इसको मिला था ये। तो ये अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये जो मैंने आपको बताया है, ये 2024 में 70 ये फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो यहाँ से पूछ सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारे करंट अफेयर की वीडियो है उसमें हम एक वर्ष को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा के संबंध की व्याख्या करती है। तो इसका है जन्म और मृत्यु दर। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय फ्रैंक नोटेस्टिंग इन 1945 डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द डेथ एंड बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल नॉट ऑर्डिनरली कंसिडर्ड एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ये शुल्क अवरोध है, जो टैरिफ बैरियर, इसको नहीं माना जाता। बाकी ये एफडीआई, बहुपक्षीय व्यापार समझौते, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और आउटसोर्सिंग, इन सबको इसका परिणाम माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश से केंद्रित है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन? तो इसमें ज़्यादा लोहा और इस्पात, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में सब ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? इंग्लिश में नटराज इज ए ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन ए डांसिंग पोजिशन एसोसिएट विद, ये तो ये शिव के लिए है ये। नेक्स्ट है 23, बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर कब आता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है जब लोकल अथवा ग्लोबल वेरिएबल के नाम की व्याख्या न की गई हो। दूसरा, जब इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट अनुक्रम की सीमा से बाहर हो। तीसरा, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। चौथा, जब इनपुट द्वारा किसी भी डाटा को पढ़े बिना फाइल के अंत एंड ऑफ फाइल स्थिति पहुंच जाती है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। when the built-in exception import error raised, first है it is raised when a local and global variable name is not defined. Two है it is raised when the index or subscript in a sequence is out of range. Third, it is raised when the requested module definition is not found. Fourth, it is raised when the end of file condition is reached without reading any data by input. इसको जो आंसर होगा इसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका आंसर ये है, सॉरी ये 40 में चला गया, मैं 24 का मैंने बता दिया। इसमें जो आंसर होगा इसके बी होगा, जब इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट अनुक्रम की सीमा से बाहर हो।
इट इज राइज्ड व्हेन द इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है जी। अभी 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्किंग टोपोलॉजी वेयर ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड? तो इसका जो आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे। 26। निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? तो यह रीड ओनली मेमोरी रोम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 27। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में किस प्रावधान के बारे में बताता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सॉरी, नए राज्यों का गठन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन, आपातकाल घोषणा। तो फिर इंग्लिश में जो एक क्वेश्चन है ये बिल्कुल ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो ये कटाई हुआ वहाँ भी ये। तो इसमें जो आंसर होगा इसमें से आर्टिकल 395 पूछा हुआ कि जो 395 है इसमें क्या है, इसके बारे में पूछा तो इसमें क्या है, ये रिपील, तो इसका होगा 3 रिपील ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। 28। नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से एक सदस्य ने दिया था। ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी is a famous speech illustrative of India's independence made by which of the following member of the Constituent Assembly of India? तो जवाहरलाल नेहरू है इसका। ये से जो प्रिंसिपल है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 29। कठोर ठोस जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं? प्रतिमा विज्ञान, मुद्रण कला, सुलेखन, पुरालेख शास्त्र। इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ राइटिंग engraved on hard surface such as stone or a metal is called iconography, typography, calligraphy, epigraphy। तो इसके फोर्थ आएगा ये एपिग्राफी होगा इस पुरालेख शास्त्र। 30। मतदाता जंक्शन का संबंध है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। 2 है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए एक नई रेलवे स्टेशन का नाम। 3 है दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ। 4 है पोस्टल बैलेट को संभालने हेतु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इंग्लिश में देख लेते हैं। मतदाता जंक्शन रेफर्स टू 1 है रेडियो सीरीज produced by Election Commission of India for voters awareness। 2nd name of new railway station to raise voter awareness। 3rd special polling booth for दिव्यांग वोटर्स। 4th ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑफिशियल टू हैंडल पोस्टल बैलेट। तो जो फर्स्ट है ना ये मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई श्रृंखलाएं। इसका अर्थ रेडियो सीरीज प्रोड्यूस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर्स अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा जी की शुरू होगी यहाँ से। हरियाणा में राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा? तो ये हुआ था 1979 को आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 62। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सरस्वती शुगर मिल इन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो ये यमुनानगर में है।
हरियाणा का राज्य पशु। इसके जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर था उसमें पूछा था राष्ट्रीय राज्य पक्षी, तो तब मैंने वहाँ पे लिखे थे ये, तो इसका काला हिरण है। ठीक है जी। तो अब यहाँ दोबारा पूछ सकते हैं, तो एक बार और लिख लेते हैं। पक्षी पूछा था तो था काला तीतर। जो पुष्प है, फूल है, वो है कमल। पेड़ है जो, वो है पीपल। ठीक है जी। चलिए, ये मैंने कल जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर कराया था उसमें भी इसमें पक्षी वाला पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किस किले को किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? विच फोर्ट इज नोन एज गेट ऑफ हरियाणा? तो इसको जो है बहादुरगढ़ के किले को बोला जाता है, और बहादुरगढ़ का किला ये तो झज्जर में है। ठीक है जी। और ये कनौद का जो है ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। जितने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता वो बताते चलेंगे। माहम का किला जो है रोहतक में है, और गोहना वाला है जो ये है सोनीपत में। तो इसको, ये जो किला बहादुरगढ़ का किला था, इसको बनाया था नवाब सैफ खान ने 1653 ईडी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, मतलब कौन सी रेखा जो हरियाणा के 300 मील उत्तर स्थित है? हरियाणा इज लोकेटेड अराउंड 300 माइल्स नॉर्थ ऑफ द, तो हमारे जो हरियाणा में, इंडिया में जो होती है वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम इसमें देख लेते हैं ये हरियाणा इंडिया के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। किस बार अब ये पूछाती भी पूछ सकता है किन किन स्टेट से होकर निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? द क्रेडिट फॉर प्रोपेगेटिंग द होम रूल मूवमेंट इन हरियाणा गोज टू, तो यह जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। तो जो होम रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इसके द्वारा शुरू किया गया था। इनकी जो शाखाएं थी अलग अलग थी। एनी बेसेंट की थी मद्रास और मुंबई में, 200 से ज़्यादा शाखाएं थी इसकी। और जो तिलक की थी इसकी ओनली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के आसपास, इसकी ओनली 6 शाखाएं थी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे तो उसमें एक और डिटेल में पढ़ेंगे तब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ताजमहल ऑफ हरियाणा? शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, शीश महल, जल महल। तो इसको शेख चिल्ली के जो मकबरे को बोला जाता है हरियाणा का ताजमहल। इसको किसने बनवाया था? ये किसके लिए बनाया हुआ है? यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इसको सूफी संत था ये, जिसकी ये बना है, उसका नाम था, एक दोबारा लिखते हैं, अब्दुल रहीम इलियास अब्दुल रजाक, इनके ये पूरा नाम था। इनको बोलते हैं शेख चिल्ली, इसको बोल देते हैं ऐसे ही शॉर्ट में। बाकी ये इनको समर्पित है, इनकी याद में बनाया गया है। तो ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है ये, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। ठीक है जी। और जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है जो ये
ये महेंद्रगढ़ में है। शीश महल जो लाहौर में है, और जल महल जो जयपुर में है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, आप नोट कर सकते हैं। 68 निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमोंग द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज नॉट परफॉर्म बाय मैन? तो ये जो लोअर है जो इसको नहीं किया जाता, इसको ओनली और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कौन कौन सी जिनको ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो ये है घूमर, कलबेलिया, सम्मी। ये नृत्य भी ओनली महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, इनमें पुरुष, इनको पुरुष नहीं करते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो डाफ है जो ये मौसमी, मतलब मौसम के हिसाब से किया जाता है। इसको बसंत ऋतु में किया जाता है, बस बसंत के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? पंडित लक्ष्मीचंद वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन हरियाणा? तो ये तो जंती कला, सोनीपत। ठीक। और लक्ष्मीचंद थे, ये कवि थे, और इनको सूर्य कवि भी बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? द फोर्ट ऑफ अस्सीगढ़ सिचुएटेड इन झांसी वाज बिल्ट बाय द पृथ्वीराज चौहान इन विच सेंचुरी? तो जाहिर सी बात है, जो पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड था उसी टाइम बनवाया, तो 12वीं सदी में बनवाए गए थे। ठीक है जी। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1178 से 1192। तो ये 1192 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, और 1192 में तराइन की सेकंड लड़ाई हुई थी। सेकंड में हार गए थे, जिसको फर्स्ट में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी और सेकंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो वहीं से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, मोहम्मद गौरी के फर्स्ट स्लेव होते हैं वो। ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये गुड़गांव में है। ये सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो गुड़गांव में है। गुड़गांव की है जो पूरा हरियाणा में 84.7% है जो, और पंचकुला की है जो 81.9, कैथल की है 69.2, और रोहतक की है 80.4%। इसमें सब ज़्यादा पूछ सकते हैं, सबसे कम भी पूछ सकते हैं। तो सबसे कम है नूह, मेवात में, नूह में ओनली 54.1% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? मतलब कि इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBY स्कीम लॉन्च्ड दिसंबर 31, 2017 हरियाणा? तो इसके जो है भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, भरपाई। तो इस भरपाई से मतलब चल रहा है। तो इसको जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पज़ था, जो बागवानी जो उत्पादन होंगे, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन होंगे जो, उनमें अगर किसानों को नुकसान होता तो उनको मुआवजा देने के लिए था ये। ठीक है जी, मुआवजा। अगर उसमें कुछ नुकसान होता है किसानों को बागवानी उत्पादन में, तो उनको भरपाई के लिए, मुआवजा के लिए ये स्कीम लाई गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? इन विच ईयर वाज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च्ड इन हरियाणा? तो इसको 2013 में शुरू किया गया था। फर्स्ट फेज में अम्बाड़ा और सोनीपत में से शुरू किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें सब्सिडी और जो भी कोई सरकार को गरीबों को कुछ भी लाभ देना तो सीधा उनका बैंक अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है, जिससे भ्रष्टाचार जो करप्शन है बहुत कम हो जाता है। और सीधे जो भी सरकार जो भी बेनिफिट पहुंचाना चाहती है वो लाभार्थी की जिनको पहुंचाना उनके पास पहुंच जाता है सीधा, बीच में कोई बिचौले नहीं होता। 74th क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? इंग्लिश में पढ़ते हैं। वट इज़ द इंक्रीज्ड पर कैपिटा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 2020 टू 21 इन हरियाणा? तो उस टाइम पे था ये 1805.45 यूनिट्स। लेकिन अब ये तब दोबारा पूछेंगे नहीं, दोबारा इसको पूछ सकते हैं लेकिन अपडेटेड। तो जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें दिया हुआ है, अब बढ़ के कितना हो गया है? 2289 यूनिट। अभी इतने यूनिट कंजप्शन हो गया पर कैपिटा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी है, तो याद रख सकते हैं 2989। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कुल कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये है 4.6%। इंग्लिश में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टवर्ड्स पुलिस इन हरियाणा स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो इसको जो अपडेटेड जब हम इकोनॉमिक सर्वे बजट ले आएंगे तब इसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि इस पर तीसरा क्वेश्चन है। अब तक ये कृषि पूछा हुआ है, शिक्षा पूछा हुआ और ये पुलिस पे पूछ लिया। तो इसको जो पर्टिकुलर सब जो भी सेक्टर को जो भी बजट एलोकेट किया गया है उसका हम पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे तो उसमें अच्छे से बता देंगे एक साथ सब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। रोहतक का सौरी बाज़ार हरियाणा का सबसे बड़ा बाज़ार है, किसके लिए फेमस है? मतलब पूछा गया 76 सौरी बाज़ार इन रोहतक इज हरियाणाज लार्जेस्ट मार्केट किसकी है? क्लॉथ की है। ठीक है जी, ये क्लॉथ की सबसे बड़ी हरियाणा की भी है और ये एशिया की भी, एशिया लार्जेस्ट मार्केट है क्लॉथ की। और जो रोहतक है वो डेयरी के लिए भी फेमस है। और रोहतक को हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल ही बोलते हैं, प्रशासनिक राजधानी बोलते हैं हरियाणा की। 77। 1958 में हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम इन 1958? तो इसमें जो पहले थे वो थे मास्टर चंदगी राम। जो मास्टर चंदगी राम थे ये इम्पोर्टेंट थे। तो इसको हिंद केसरी या भारत केसरी बोलते थे। तो इसमें है ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद इसका आंसर सॉरी गलत हो गया। इसका आंसर है लाला राम सांगवान। सॉरी मैंने इसका मास्टर चंदीराम बोल दिया था, इसका है लीला राम सांगवान और ये चरखे दादरी से हैं ये। चरखे दादरी से है ये और इसको 100 किलो वेट लिफ्ट में गोल्ड मेडल मिला था।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माफ़ी सॉरी इसके लिए, जो आंसर गलत हो गया था पहले। 78, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट इंग्लिश पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फॉर हरियाणा रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2022 इन द फील्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें जो दिया गया था मोतीलाल मदन को दिया गया था, मोतीलाल मदन को। तो इस साल ही, लेकिन हमारा काम ये है कि आंसर जानना नहीं है, हमारी ये है कि 2025 में किस किस को मिला। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, हरविंदर सिंह को मिला था स्पोर्ट्स में, और संतराम देसवाल को मिला था साहित्य और शिक्षा में। तो इस साल के लिए हम ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इन हरियाणा इज अवार्ड इन विच एरिया। तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और ये महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। विच ब्रीड बफेलो इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। तो ये मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये उसके दिया जाता है, और इसको हरियाणा का गौरव भी बोलते हैं क्योंकि इसकी ये बहुत ज़्यादा दूध देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट इन 1913। इसका जो आंसर है ना, इसमें मैंने जो गूगल पर सर्च किया था उसमें दिखा रहा था ये सादीलाल। इसमें सादीलाल दिखा रहा है, जबकि डॉक्टर उसमें तीनों स्टेट ये दे रखी थी, और मैंने जो इसको पेपर में जाके देखा तो उसमें यही था, ये डॉक्टर सवरू सिंह की जगह सादीलाल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन शायद ही टाइपिंग एरर हो गया, तो इसका ये है सादीलाल। बाकी जो करंट अफेयर की वीडियो है अगर उसमें अगर हम इसको अपडेट कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये सही था या नहीं था। बाकी मैंने काफ़ी देखा सारी साइड ऑफ जाके, इसमें सादीलाल ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो हरियाणा का जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन वाज द फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड। तो इसको हुआ था 31 मई 1994, 31 मई 1994 को इसको गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉयलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। इंग्लिश में लेते हैं। M.K. गांधी वाज अरेस्टेड ऑन विच डेट फ्रॉम पलवल रेलवे स्टेशन वाइल गोइंग टू पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट। तो जाहिर सी बात है जिस साल में ये रॉयलेट एक्ट इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया गया उसी साल में क्या होगा, तो ये था 10 अप्रैल 1919 को ये। ठीक है जी, जो रॉयलेट एक्ट किया था इसको, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसको ये पावर दे दिया था, ये किसी भी जो व्यक्ति थे उनको बिना बताए, बिना किसी को बताए उनको उठा सकते थे, सीधा बिना इंक्वायरी के, बिना उसको सम्मान दिए सीधे उठा सकते थे, और बिना जुडिशरी के उसमें कोई मुकदमा किया जा सकता था। तो इसमें इसको बोले थे न वकील न दलील न कुछ नहीं था, सीधे जो भी सरकार चाहेगी कर सकती हैं। तो इसके खिलाफ फिर ये प्रोटेस्ट किया गया था, ये 1919 में आया था, तभी इसमें इसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। वट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ महेंद्रगढ़ इन हरियाणा। तो इसका जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन हुआ था, पीयर में आया हुआ था, तो इसमें कानोड को, महेंद्रगढ़ को प्राचीन में कानोड बोल देते हैं, और सत्यपुरम इसको नुह को बोलते हैं, नु को बोलते हैं मेवात को। और कपी स्थल है जो ये बोलते हैं, इसको कैथल को बोलते हैं, कपी स्थल
और जो साइरिस का है जो इस शीर्षक बोलते हैं इसको, ठीक है जी, शीर्षक बोलते हैं। मतलब जो आपको जो शीर्षा उसको एंशिएंट एरा में साइरिस का बोला जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? 10 शिवालिक खेल आर नॉट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, ये बिल्कुल नॉर्थ में है बिल्कुल। तो इसी से हम आंसर पर जा सकते हैं। और जो सिरसा है ये बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, राजस्थान के टच में। तो वहाँ तक तो जाहिर सी बात है सवाल पढ़ाएंगे कैसे, तो इसका यही है सिरसा में नहीं है ये। बाकी यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ उसमें वो लगती हैं, ठीक है जी। तो ये आज का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारी 4th वीडियो थी। 2022 की जो CAT हुआ था उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो हम और भी जो ये हरियाणा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के PY का हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि PY के रिपीट होते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो किस एक स्टेट में तो होते ही हैं वो। तो हमारा मकसद है कि जितने PY के अभी तक हो चुके हैं लास्ट के 10-15 सालों के, तो सारे करने हैं कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते PY के तो वो हम गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।